नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हाल ही में हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए। एक पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, दूसरी पर कांग्रेस विजयी रही। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी थे, जिनके मैदान में आने से ये मुकाबला बेहद रोचक हो गया। इस हार जीत के फैसले के बीच, इस चुनाव के बीच इनेलो की भूमिका बेहद दिलचस्प रही। इनेलो ने राज्यसभा चुनाव में वोट न करने का फैसला लिया और ये फैसला हार जीत के लिए निर्णायक साबित हुआ। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर, प्रदेश की सियासत पर, इनेलो को लेकर, इनेलो के संगठन को लेकर हम आज के हमारे खास कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राज्यसभा चुनाव से ही शुरुआत कर लेंगे जी। एक पर संजय भाटिया, दूसरी पर कर्मवीर बोध, 2 सीटों को लेकर चुनाव हुआ। इनेलो की भूमिका को कितनी अहम आप देखते हैं बतौर अध्यक्ष? मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी। मुझे जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे उन्होंने आकर के अप्रोच किया था। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करो। मैंने उनसे कहा भी ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला मेरी पार्टी के जितने भी साथी हैं, मैं उनसे विचार विमर्श करूंगा और अब की बार मैं केवल उन पे भी नहीं छोड़ता। मैं आम जनता से, आवाम जो है उससे पूछूंगा कि वो क्या फैसला करते हैं। जो जनता कहेगी मैं वो फैसला स्वीकार करूंगा और वही निर्णय लूंगा। जनता के बीच में हम जा रहे थे। उस दौरान हमारी 23 मार्च की शहीदी दिवस पे युवा सम्मेलन था। मैंने 90 साथियों की ड्यूटी लगा रखी थी हल्के वाइज लोगों को इनवाइट करने के लिए, खास करके यूथ को इनवाइट करने के लिए। मेरा एक टारगेट था अब की बार है कि एक बूथ से 10 लोग जाएं, और एक बूथ से 10 लोगों का मतलब 2 लाख से बड़ी हाजिरी होना। जो हमारी सोच थी हम उसमें कामयाब भी थे। हमारी जो नरवाना की रैली थी वो आप लोगों ने सबने कवर करी, देखी। बिल्कुल। जितने लोग अंदर थे उससे 2-3 गुना लोग बाहर थे और लोगों में एक बहुत अलग तरह का उत्साह था। जब उनसे वो लोग मिल रहे थे सारे, तो मैंने उन 90 साथियों को एक दिन बुलाया। 11 तारीख को मैंने उनके साथ बैठ करके मीटिंग करी जींद के अंदर, और वहीं पार्टी के सारे सीनियर साथियों को बुलाया। सारे सीनियर साथियों की अपनी अपनी राय थी। मैंने उनकी सबकी बात सुन ली। एंड में उन सब ने एक ही बात कही कि हमने अपनी राय आपको बता दी, फैसला आपके ऊपर, आप जो फैसला करोगे, पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आपने फैसला करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उन 90 साथियों के साथ अलग से बैठक करी। उनको मैंने कहा कि भाई तुम्हारी जो जिम्मेवारी लगा रखी है पार्टी ने, क्या सब साथी अपने अपने हल्के में जा रहे हो जहाँ जहाँ आपको भेजा गया है? सब कहने लगे कि हम जा रहे हैं। कोई 2-4-5 ऐसे थे जो कहने लगे कि जी हमारे पास समय है, हम जाएंगे। मैंने उनको कहा तुम मेरा एक काम और करो, तुम 2 दिन लगातार लोगों से संपर्क करो और मुझे चुनाव से पहले दिन ये बताओ कि लोग क्या चाहते हैं, राज्यसभा में हमें क्या करना चाहिए। और लोगों का ये फैसला था कि जो कांग्रेस के लोग रोज आपको टारगेट करते हैं, रोज आपको कहीं ना कहीं बी टीम बता देते हैं, लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो आप अब की बार ना कांग्रेस के पक्ष में जाओ ना इनके पक्ष में जाओ, अपने अब्सटेन करो, अलग रहो इस चुनाव से। मैंने कहा ठीक है, जो आवाम का फैसला है, जनता का फैसला है, वो स्वीकार है। मैंने इवन हमारे दोनों एमएलए को भी आखिरी समय तक ये नहीं बताया कि पार्टी का क्या फैसला है। दोनों को नहीं बताया ना। और मैं इस बात का इंतजार करता रहा कि पहले ये 88 वोट डले। इन 88 वोटों में ये फैसला हो जाएगा कि ए और बी कौन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज से ये खेल शुरू नहीं किया, ये 2016 से इस खेल में लगा हुआ है।
पहली दफा सुभाष चंद्रा को सोनिया गांधी ने कैंडिडेट बना करके, इसको आर के आनंद को सोनिया गांधी ने कैंडिडेट बना करके मेरे पास भेजा कि भी आप उनसे ये पूछ लो कि अगर हम आपको अपना समर्थन दे दें तो वो आपको कैंडिडेट बना सकते हैं क्या। हमारी पहले आपस में ये बातचीत हुई थी कि अगर दोनों पार्टियों को साझा कोई उम्मीदवार मिले तो हम मिल करके उसके प्रति अपने वोट कास्ट कर सकते हैं और उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। उस पर ये लेवल नहीं रखे भी ये किस पार्टी का है। हालांकि आर के आनंद पे ये लेवल था कि वो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहे, पहले एक बार राज्यसभा के मेंबर भी रहे और कांग्रेस के तो वो बहुत पुराने साथी थे। मेरा उनसे स्पोर्ट्स का ताल्लुक था, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको कांग्रेस समर्थन देती है तो हमारे 21 MLA, एक की तो मैं गारंटी नहीं लेता अकाली दल वाले की, उस पर तो क्या प्रेशर है वो किसके साथ जाए, लेकिन हमारे 20 वोट जो है वो आपको मिलेंगे। कहने लगा ठीक है। सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला करके कहा कि आपने आर के आनंद की मदद करनी है। बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को खड़ा किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से। हुड्डा ने कहा कि अगर आप इसको खड़ा कर दोगे तो फिर मेरे लिए एक रास्ता आसान हो जाएगा, मैं फिर इसकी मदद कर दूंगा। ये दोनों आपस में पार्टनर थे रोहतक की एक प्रॉपर्टी में। उन्होंने चंद्रा को कैंडिडेट बना दिया। कैंडिडेट बना दिया तो सारी की सारी इसकी पीछे की भूमिका उसको जिताने का जो था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में बैठ करके हुआ कि कैसे इसको जिताया जाए। स्याही बदलने वाला। एन आखिरी दिन सोनिया गांधी ने सबको बुला करके कहा था कि जाओ और जाके आर के आनंद के पक्ष में वोट डालो। रास्ते में रुक करके इन्होंने एक जगह पर के ये फैसला किया कि पेन कौन बदलेगा। ये बीजेपी को पता था और या फिर या कांग्रेस को पता था। बीजेपी के वोट डल गए सारे, हमने अपने वोट डाल दिए। बीजेपी का एक MLA था असीम गोयल, उसको इन्होंने रोक लिया, उसने वोट नहीं डाला। जैसे ही कांग्रेस के विधायक आए वो गया, जाकर के उसने अपना वोट डाल दिया और वो पेन उठा करके अपनी जेब में डाल लिया, दूसरा पेन जो है वो रख दिया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, बिल्कुल खाली था, कहीं दस्तखत नहीं किए, किसी को नहीं दिया। 2 दफा का मेंबर चीफ मिनिस्टर हुआ, वोट खाली छोड़ करके आता है, किसकी मदद कर रहा था। एक इंटरव्यू में हुड्डा साहब ने खुद ही माना कि उन्होंने सोनिया गांधी को भी कह दिया था कि वो वोट नहीं करेंगे आर के आनंद को। ये हो सकता है, इतनी हिम्मत को जुटा सकता है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की मुखिया थी और हुड्डा को इस बात का पता था कि सोनिया के सामने खड़े होकर के ये बात कहना तेरे राजनीतिक भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लगाना, ये झूठ बोलता है। एक बात बताएं अभिजीत, ये राज्यसभा चुनाव हुए, 2016 का तो बदला लेने का मौका नहीं, था आपके पास। पहले आप सुनो। फिर उसके बाद 13-14 वोट ऐसे आए जो वोट डाल तो आर के आनंद को रहे थे, लेकिन पेन की स्याही वजह से रिजेक्ट हो रहे थे। फिर वो पेन कौन उठा के ले जाता है, ये जो जिन पर इन दिनों आप हमलावर नहीं, जयप्रकाश जो है ये इंडिपेंडेंट MLA था और ये बीजेपी के साथ था। पहले इसने बीजेपी को समर्थन दे रखा था, चिट्ठी लिख करके दे रखी थी कि मैं आपके साथ हूं। और जब आर के आनंद की बात आई, उससे पहले राज्यसभा के चुनाव से पहले इसने समर्थन वापस ले लिया और ये हुड्डा के पास चला गया, कांग्रेस खेमे में चला गया एक तरह से। चंद्रा जब कैंडिडेट बना तो ये उसके लिए सबसे अग्रणी होकर के और वोट मांग रहा था। हमारे भी एक MLA को कोशिश करी तोड़ने की, भी किसी तरीके से पैसों से कमज़ोर कर लिया जाए, लेकिन हमारे उसने, जिसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, उसने जवाब दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। इस जयप्रकाश ने बड़ी भूमिका निभाई उसमें। फिर वो जो पेन उठा के लाया, वहाँ असली पेन जयप्रकाश को असीम गोयल ने दिया और असीम गोयल ने जब जयप्रकाश को दे दिया तो जयप्रकाश ने जा करके उस पेन से टिक कर दिया और उसको वहीं छोड़ दिया, नकली पेन उठा लिया। उसके बाद के 3 वोट और पड़े,
वो फिर आर के आनंद के पक्ष में गिरी। हाँ। इसकी जानकारी कैसे मिली सारे खेल की? आप जहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ काउंटिंग हो रही है, ये टेबल है बीच में हाँ। जिसके ऊपर वोट रख करके काउंट किए जा रहे हैं। इस जयप्रकाश ने कहा, ये एजेंट था, इसने ये कहा कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई पेन की शाही में गड़बड़ है। वोट रिजेक्ट करवाने के लिए। हाँ, जो कि आप बता दिया। फिर उसने चंद्रा ने भी कहा कि नहीं, फिर तो वोट को ध्यान से देखो अगर ऐसी बात है तो जो उस वक्त आरओ था वो स्पीकर का सेक्रेटरी था, विधानसभा का सेक्रेटरी था, हुड्डा साहब का भर्ती किया हुआ था, उस सारी गेम प्लान में वो भी शामिल था। और फिर बड़ी बारीकी से उस चाय को चेक किया गया। हाँ। फिर 14 वोट जो है रिजेक्ट कर दिए गए। हाँ। तो खेल तो हुड्डा ने 2016 में शुरू कर दिया था। अब ये जो चुनाव हुआ राज्यसभा का, इसमें फिर किसने खेल किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा एजेंट था, उसको सब लोगों ने दिखाया था वोट, चाहे क्रॉस कर रहा है कोई और चाहे कोई किसी को डाल रहा है। अगर किसी ने क्रॉस किया, जो 4 वोट कहते हैं कि रिजेक्ट हुए हैं, वो भी हुड्डा को पता है कौन है। और 5 वो कह रहे कि ये 5 लोग थे। ये बात उसने 3 बजे तक जब वोट डल के थे तो मीडिया को क्यों नहीं ये बताया कि भी हमारे में कुछ लोग गद्दारी करके। फिर वो रात को 2 बजे तक किस चीज़ का इंतजार कर रहा था, ये बताया क्यों नहीं? आज तक हुड्डा उन 4 लोगों का नाम क्यों नहीं बता रहा? 3 का, एक तो परमवीर का तो क्लियर हो चुका है। नहीं, बता क्यों नहीं रहा? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आज तक उनका नाम नहीं बताया। बीजेपी ने भी एक आदमी का नाम नहीं बताया जो बीजेपी का रिजेक्ट हुआ है। मुझे उसका भी पता है कि बीजेपी का किसका रिजेक्ट हुआ। आप बताएंगे एक्सक्लूसिव जानकारी? मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। आज नहीं बताएंगे? आज नहीं बताऊंगा। मैं एक बारी इनकी इंतजार कर रहा हूँ कि ये बता दें पहले कि ये कितना झूठ बोल सकते हैं, इनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। ये हर हालत में मैं 9 के 9 उनके बताऊंगा कि ये 9 लोग थे, ये 4 क्रॉस करने वाले हैं और ये 5 उनको वोट करने वाले हैं। और बीजेपी का जिसका रिजेक्ट हुआ उसका नाम भी मैं बताऊंगा, खुल करके बताऊंगा कि इसका हुआ है। थोड़ा तो आज के इंटरव्यू में भी हम आपसे पूछेंगे। नहीं, थोड़ा आप मुझे पूछने का कोई फायदा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आज तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि जो हुड्डा के 9 गए उनमें मैक्सिमम हुड्डा के ग्रुप के लोग हैं। एग्जैक्टली। शैलजा के अगर कहते हो तो 2 लोगों के नाम आते हैं, शैली और रेणुबाला, उनका नाम आता है। शैली तो साफ मना करती है कि भी अगर मैं वोट कास्ट कर रही थी तो बीजेपी ऑब्जेक्शन क्यों कर रही थी? हुड्डा साहब को दिखाया भी, फिर तो मैं बीजेपी का फायदा कर रही थी। बीजेपी तो झगड़ा कर रही थी इस बात के ऊपर कि भी इसका वोट रिजेक्ट होना चाहिए, ये जो है हुड्डा साहब को क्यों दिखा रही है, जबकि हुड्डा को दिखाना उसकी मजबूरी थी कि वो एजेंट था। हुड्डा ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? हुड्डा ने तब क्यों नहीं कहा? ये सवाल है हुड्डा साहब पर, है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप लेकिन आप मुझे इनेलो को लेकर बताएं अभय जी। इस तरह से हुड्डा ने अब फिर इसमें मदद करी है साफ साफ। एक तरफ ये कहते हैं कि हम भाजपा को जो है सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ लगातार मदद करते आ रहे हैं। ठीक है, लगातार 2016 में जो भूपेंद्र हुड्डा ने किया, और 28 में और बता देता हूँ आप, 28 में भी रिपीट होना आज नहीं रिपीट नहीं होना। 28 में 20 MLA भी नहीं बचा पाएगा ये जो कहता है ना 37 थे मेरे, 37 में से 28 रह गए और अगली बार 20 बच जाए तो मुझे कह देना। लेकिन आप ये बताएं कि वोटिंग वाले दिन आपने 3 साढ़े 3 बजे तक सस्पेंस क्यों बना कर रखा? मैंने इसलिए बना करके रखा था, मैं ये देखना चाहता था कि ये लोग जो है कितनी देर तक हरियाणा प्रदेश के लोगों का बेवकूफ बनाएंगे, दोनों मिलकर के। मैं तो इस इंतजार में था कि इनके वोट डल जाएं, फिर मैं फैसला करूंगा। अच्छा, हमारी पार्टी का फैसला मैंने करना है या कांग्रेस ने करना है? जाहिर आपको सुन तो लो, या बीजेपी करेगी? कौन करेगा? मैं करूंगा ना। करेंगे। बड़े कुछ ऐसे बंदर हैं जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अभय सिंह जी ने 3:30 बजे क्यों फैसला किया? 3:30 तक किसका इंतजार कर रहे थे? तुम्हारे बाप की पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, मेरी पार्टी में हम फैसला करेंगे। आप कौन होते हो इस तरह की बात कहने वाले? बिल्कुल, ये छूट आपको किसने दे दी? आप अपनी पार्टी के बारे में बात करें। आप उससे ज़्यादा बाहर जा करके बात करोगे तो कहीं ये मत समझो कि तुम बहुत बड़े नेता बन गए या
तुम्हें इस बात की किसी ने छूट दे दी, मुझे जबान बंद करवानी आती है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं। अपनी औकात में रहना चाहिए आदमी को, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। जितनी बड़ी सोड है उतने बड़े पैर रखने पैर चाहिए। पसारने चाहिए। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं ना इस तरह की बात, ये भी कहीं ना कहीं दागी हैं, जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मेरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए कि ये राजनीति सीखे किससे। जो मुझे बाप कहते थे, आज वो मेरी तरफ उंगली करते हैं। उनको पूछो अपनी मेरी तरफ एक उंगली करे तो तीन उनकी अपनी तरफ भी हो रही है। तरफ भी है। हाँ, पहले सोच समझ के बात करें, सोच समझ कर बोले। हाँ। मैं आज भी उनको ये चाहता हूँ कि हमारी नर्सरी में रहे हुए हैं तो उनका भविष्य ठीक रहे। ये इशारा कहाँ है आपका, जो बस आपको बाप कहते थे? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारे लोग समझते हैं, जिनके लिए बोला वो खुद समझ लें। सबको समझ में आती है बात। अच्छा, आपको पहले से कैसे पता था कि कांग्रेस के 30 से नीचे होंगे वोट? मैं बता तो रहा हूँ कि मेरे को पहले दिन से इस बात का पता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सेटिंग करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप ये देखो, हुड्डा अपने आप को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मानता है। बिल्कुल। एलओपी है। इसके घर के अंदर मीटिंग हो रही है एमएलए की, प्रेस के लोग वहां बैठे हैं सारे, बसें मंगाई जाती है, एमएलए को उनमें बैठाया जाता है, इसका बेटा साथ बैठता है, इसके 3 सांसद और साथ बैठते हैं। बिल्कुल। प्रेस के लोगों को घर से कहता है दूरी बनाओ, जाओ यहाँ से। प्रेस को तो कहा गया हम नहीं भेज रहे हैं, कहीं नहीं भेजेंगे, बार बार कहा गया। नहीं, सबको कहा कि आप जाओ यहाँ से। पहले तो कहा बैठ जाओ, फिर इनको कहा जाओ। जाने के बाद फिर दोबारा कहता है 4 बजे मैं आपसे बात करूंगा, प्रेस वार्ता करेंगे। जब प्रेस के लोगों ने पूछा कि हुड्डा साहब कहाँ भेज दिया आपने, तो कहता है मुझे क्या पता, घूमने गए। भाई शर्म करो थोड़ी बहुत। आप इतने सीनियर आदमी हो, इतने टाइम से राजनीति में हो, आप मेंबर पार्लियामेंट रहे हो, आप चीफ मिनिस्टर रहे हो, आप एलओपी रहे हो, आप एलओपी हो, आपको ये कहने में क्या संकोच था कि भाई मेरे विधायक घूमने गए हैं, शिमला ट्रेनिंग पे गए हैं। शिमला जाकर के उन्होंने कहा नहीं हम तो ट्रेनिंग पे हैं, तो इसको पता नहीं था। जो आदमी इस तरह का झूठ 2 दिन पहले बोल रहा है, तो ये सीधा सा था कि खुद यहाँ रह करके सेटिंग कर रहा था और विधायकों को वहाँ भेज दिया कि मैं अपने आप इसके दीपेंद्र के माध्यम से मैसेज दे दूंगा कि किसने क्या क्या करना है। और इसमें एक मजेदार बात मैं ऐड कर लूं, जब ट्रैवलर बस खड़ी थी 2-2 बाहर, विधायकों का सामान उनमें चढ़ाया जा रहा था, तब भी हुड्डा साहब मना कर रहे थे विधायक कहीं नहीं जा रहे, विधायक कहीं नहीं जा रहे। ये इससे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? कह रहे विधायक अपने फ्लैट मुझे आप ये बताओ कि भाई हुड्डा जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे घर से 4 आदमी बस में बैठ करके जा रहे हैं, मुझे पता नहीं होगा क्या? बिल्कुल है, मैं तो खुल के बता दूंगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, हमारे आदमी कहीं जाए हम भेज रहे हैं, बिल्कुल हम अपने लोगों को भेजेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन कांग्रेस अपने विधायकों को बचा नहीं पाई क्रॉस वोटिंग से। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस कैसे बचाएगी जब उनका लीडर बेच रहा है, जब उनका लीडर गेम कर रहा है, खेल रहा है। और कांग्रेस को ये समझ में होना चाहिए कि ये खेल 2016 से शुरू हुआ है, अब भी समझ में नहीं आ रही, तो आप मान के चलो कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाए। आप मुझे ये बताएं कि आपने 2016 वाला इन कंट्रोवर्सी वाला बदला हुड्डा साहब से क्यों नहीं लिया, सतीश नांदल को वोट करते हुए? नहीं, क्यों करूं वोट मैं सतीश नांदल को? मेरा भाजपा से क्या रिश्ता है? आप मुझे ये बताओ, अगर मेरा कोई रिश्ता होता तो फिर मैं बहुत पहले ये बात कह देता। मेरा सतीश नांदल के साथ, आप ये मान के चलो कि उस वक्त सतीश नांदल हमें छोड़ करके गया जब हमारी पार्टी जो है भाजपा कमजोर कर रही थी। ये हमारी पार्टी का अध्यक्ष था रोहतक, चौटाला साहब ने इसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, और ये कहीं प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बजाय पार्टी में रह करके पार्टी के लिए काम करने के बजाय भाजपा में शामिल हो रहा था। तो फिर तो उस वक्त जो पार्टी भाजपा हमें कमज़ोर कर रही थी, सरकार में रह करके हमारे एमएलए तोड़ रही थी, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को किसी तरीके से अपने पक्ष में ले जा रही थी, तो फिर सतीश भी शामिल हो सकता है। जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, मैं उसको वोट कैसे दे दूंगा? जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात को नज़रअंदाज कर दिया, मैं उसको वोट कैसे दूंगा? और फिर भाजपा को मैं वोट कैसे दूं? राम कुमार गौतम की क्या भाषा थी? मुख्यमंत्री उस स्टेज पे बैठा सुन रहा था और मुख्यमंत्री हंस के कह रहा था कि गौतम साहब ठीक कह रहे हैं।
जब बेदी बकवास कर रहा था तब ये मुख्यमंत्री अचानक स्टेज के ऊपर कह रहा था बेदी जी ठीक बोल रहे हैं, और ये इनका क्या नाम है आपका जो राज्यसभा का रामचंद्र जांगड़ा, ये जब चौधरी देवीलाल की तो बड़ाई कर रहा था और चौटाला साहब को गालियां दे रहा था। मेरे इंटरव्यू में भी हुआ है। हाँ, तो ऐसे लोग जिनको बीजेपी ने खुला छोड़ रखा था, जो बीजेपी के लोग सीधा पर्सनल मेरे पे कटाक्ष कर रहे थे, वो बीजेपी मेरे से कैसे उम्मीद कर सकती थी कि मैं उनके खड़े किए हुए कैंडिडेट को वोट दे दूंगा। और अगर ये ईमानदारी से इंडिपेंडेंट होता तो भी मैं सोच सकता था। ये तो वाइस प्रेसिडेंट था बीजेपी, और उस दिन भी चुनाव होने के बाद अगले दिन भी ये बात कह रहा था कि मैं तो आज भी बीजेपी में हूँ, उसी पद पर हूँ, तो मैं भाजपा के किसी पदाधिकारी को कैसे वोट दे दूंगा। सतीश नांदल ने आपसे वोट तो मांगे थे? मांगे उन्होंने वोट। मैंने उनको बाकायदा तौर पे ये बात कही, आप सतीश नांदल से पूछ लो, एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं नांदल साहब आपकी कोई मदद करूंगा। मैंने उनसे कहा, मैं बोला मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन वोट नहीं है ना, ये भी नहीं कहा वोट नहीं है। मैं क्या भी मैं मेरे साथियों से विचार करूंगा, उनसे सारी बात करने के बाद तय करूंगा। लेकिन मैं जो सवाल 2016 वाला पूछ रही थी, आपको तो ये लग रहा है कि ये कर्मवीर बोध को हराने का प्रयास हुड्डा साहब ही कर रहे थे? कर नहीं रहे थे, उन्होंने तो राय दिया था, पूरा गणित लगा लिया था उन्होंने हराने का। ये तो बीजेपी का एक वोट क्रॉस हो गया। उनको ये पता था, अंदाजा था कि भाई मेरे दोनों वोट जो है किसी भी हद कीमत पे ना भाजपा में जाएंगे और ना तेरे पास आएंगे। अच्छा, तभी तो बारी बारी कह रहा था ना अभय सिंह जी को वाकई चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, और ये हमारा फैसला तू करेगा, तैने तेरा फैसला कर रखा है तो हमें क्या शिक्षा दे रहा है भाई। इस बार लग रहा था कि हुड्डा साहब या तो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उकसाने का कर रहे हैं कि अगर आपने सतीश नांदल को वोट किया तो ये साफ हो जाएगा बीजेपी की बी टीम है। अरे तो इससे ज्यादा तो साफ हो ही नहीं सकता कि हुड्डा 16 से लेकर के अब तक लगातार भाजपा की मदद कर रहे हैं। बी टीम कौन है और कौन भी है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? अब तो एन क्लियर है। वो मुख्यमंत्री भी भाषण देता है जब उसका कैंडिडेट हार जाता है, आप कांग्रेस की बी टीम में, तो मुझे कहते हैं कांग्रेस की बी टीम। अरे शर्म करो, तुम दोनों आपस में मिले हुए हो है? अच्छा, आपको बी टीम ही क्यों बनाया जाता है हर बार, कभी बीजेपी की कभी कांग्रेस की? नहीं, इनको ये पता है कि अब आने वाले समय में लोग सारी बात को समझ गए, और इनको इस बात का डर 100% है कि आने वाले समय में अभय सिंह को तुम रोक नहीं सकते, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक नहीं सकते, वो हर हालत में सत्ता में आएंगे। लोग खुल के हमारे साथ हैं। आपने देखा नहीं 3 महीने 4 महीने में हमारे तीसरे चौथे बड़े फंक्शन है, कोई एक करके दिखा दो ना, एक भी करके दिखा दो। नहीं, ये बात तो देखिए हम कहते और हैं मैं कि नहीं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं महिला सम्मेलन करूंगा 14 तारीख को, 14 जून को कुरुक्षेत्र के अंदर। उस महिला सम्मेलन में भी आपको इनवाइट करेंगे, खास करके महिला पत्रकार हैं उनको सबको बुलाएंगे जी जी, और उस पे सारे मंच का संचालन से लेकर के सारी बागडोर महिलाओं के हाथ में, सारी चीजें महिलाओं के हाथ में। आप तो रहेंगे लेकिन मंच पर? नहीं, मैं जाऊंगा, मंच पे नहीं बैठूंगा। मंच पे नहीं बैठेंगे? हम नीचे बैठेंगे, नीचे वाला जो चेयर्स लगी होंगी कहीं बैठने की अलग से जो सीटिंग होगी पार्टी के पदाधिकारियों की, वहां बैठ करके तो सारी जिम्मेदारी सारा काम महिलाएं संभालेंगी, सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। पर आप ये कहोगे कि इतना बड़ा महिला सम्मेलन कोई नेशनल पार्टी भी नहीं कर पाई आज तक, इतना बड़ा होगा, कहीं तिल फेंकने को जगह नहीं मिलेगी आपको। तैयारियां चल रही हैं अभी से? अभी तो आज मैंने आपको तारीख बताई है, अभी तो गेहूं का सीजन है, लोग फसल लेकर के आएंगे। ये मान के चलो मई के महीने से इसकी शुरुआत करेंगे, जब तक गेहूं भी निकल जाएगी और आगे बिजाई भी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि किसान कमेरे आप लोगों के साथ हैं, तो किसान जब फ्री हो जाएंगे तब आप लोग ये कार्यक्रम रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब ये कहा कि मैं क्यों सतीश नांदल को वोट करता, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, और 3 लोगों का नाम आप ले रहे हैं, कृष्ण बेदी, रामचंद्र जांगड़ा, रामकुमार गौतम, क्या ये वो 3 नाम हैं जिनकी वजह से आपने सतीश नांदल को या बीजेपी के समर्थित इंडिपेंडेंट को वोट नहीं किया? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं भाजपा की क्यों मदद करूं, कैसे करूं। मुझे गाड़ी दे और मेरे से वोट लेना चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं लिखा हुआ है कि मैं आपको बुरा भला कहूं और मैं आपसे ये भी कहूं ज्योति तू तो मेरे पक्ष में 4 बात कह भी दे, है? मुझे क्या देख करके भूले हुए भाई, मेरे पे क्या आसान है किसी का? मेरा अपना राजनीतिक दल है, हमारे अपने फैसले हैं, हमारी पार्टी के लोगों के फैसले हैं, और फिर हमने तो जनमत कराया इस पे की बात है, ये तो जनता जनार्दन का फैसला है।
और कहते हैं जनता भगवान का रूप है। तो मैं उनकी आवाज को नहीं बदल सकता था। आपने सही- परमात्मा, हाँ, हम परमात्मा के आगे सारा दिन हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। और परमात्मा हमें ये कहे कि ये करो, वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? आपने सही में जनमत करवाया, सर्वे किया, या आपने अपना नुकसान फायदा देखा है? नहीं नहीं नहीं, आप ये देखो, ये बात मैंने 11 तारीख को कही थी कि हम जनमत करा रहे हैं। लोगों का फैसला जो आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, लोगों के फैसले पे मोहर लगाएंगे। मेरे टेलीफोन में आज भी उस 11 तारीख से लेकर के 15-16 तारीख तक हजारों हजार कॉल है, निकलवा करके देख सकते हो। और आम लोगों की कॉल है, कोई ये नहीं है कि मेरे अपने लोगों के नंबर से कॉल आई हुई, आम साधारण आदमी के। मेरा नंबर पब्लिक के पास है, सबको पता है। मुझे कोई किसी को भी किसी तरह की तकलीफ होती है वो मुझे आधी रात को भी फ़ोन करता है। जेन्युइन अगर किसी की कोई तकलीफ है, मैं आधी रात भी उसकी मदद करता हूँ, उठा करके अगले का टेलीफोन करता हूँ भी इसकी ये दिक्कत है। मेरे पास बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं, एक्सीडेंट हो गया जी, हम बच्चे को लेकर के मेदांता के लिए चल पड़े जी, हम बच्चे को लेकर के पीजीआई के लिए चल पड़े जी। मैं हर हालत के अंदर अपनी पार्टी के किसी साथी की, पहली बात तो किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ, अगर डॉक्टर नहीं मिलता किसी वजह से तो मैं उस हॉस्पिटल में अपने पार्टी के 5-7 साथियों को फ़ोन करके भेज के आगे खड़ा करता हूँ भी इनको ब्लड की ज़रूरत हो तो ब्लड दो, और डॉक्टरों को जा करके कहो इनकी मदद करे। कोई 2 रुपये की ज़रूरत पड़े तो भी एक बार अपनी जेब से दो, ताकि किसी वजह से इनकी विचारों की परेशानी ना हो, किसी इनको की कोई। परेशानी ना हो, किसी की जान ना चली जाए। तो आप ये कह रहे हैं लोगों ने आपको फीडबैक दिया था, आपने बिल्कुल। उसी आधार पर। एक बात आप क्लियर कर दें हरियाणा के जो लोग आपको सुन रहे हैं, ये वाला चुनाव तो हुड्डा साहब के लिए जीवन मरण का सवाल था अपने आप में, कांग्रेस गया। हाईकमान को लेकर। उसके लिए क्या जीना मरना है? 2016 में जो हुआ, 22 में जैसे भी हो गया, वो फिर हो जाता, तो आपको लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य सेफ रहता कांग्रेस में? नहीं नहीं नहीं, उनका तो सिर्फ जीने मरने का प्रश्न एक है, भाजपा को सत्ता में बना करके रखूं और कांग्रेस को किसी तरीके से कमजोर करूं और अपने हाथ में कांग्रेस को रखूं। वो इस बात से डरते हैं भी अगर वो ईमानदारी से सारी चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में रखते हैं तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे चले जाते। जेल नहीं जाना सिर्फ इसी कारण है। तो हुड्डा साहब को जेल जाने का डर है, इसलिए बीजेपी की मदद करते हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया ये बात कहती है, ये मैं नहीं कह रहा आपकी बात। अब तो आप साधारण आदमी से पूछो, सीधा कहते हैं बाप बेटे ने नाश कर दिया। ईमानदारी से किसी कांग्रेसी से पूछ लेना, चाहे कितना भी हुड्डा का निजी है, आप उसको ये कहना भी चलो आपकी बात मैं कहीं आगे चर्चा नहीं करूंगी, आप बताओ, वो भी आपको ना उसी टाइम बौछार कर देगा इन बाप बेटा ने हमारा नाश कर दिया। नहीं देखो, इस तरह की बातें आती तो हैं कई बार सामने, ऐसा नहीं है, लोग ऑफ कैमरा बोल जाते हैं बहुत सारी चीजें। फिर इसका मतलब मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हाँ, तो मेरी बात में कुछ दम है तो भी बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल। कर्मवीर बोध के जीतने की खुशी है? मैं कहता हूँ हुड्डा ने तो एक दलित को हरा दिया था, अगर उसकी जीत हुई तो केवल मेरे 2 वोट नहीं डालने से हुई। विक्रम बोध कैसे जीतता, क्या तरीका था? कांग्रेस ने तो उसको हरा ही दिया था, हरा दिया था कि नहीं हरा दिया था? अगर मेरे वाले दोनों वोट डालते नहीं, अगर वहां एक चक्कर काटाते ना, खाली छोड़ाते, तो विक्रम बोध हार गया था, कर्मवीर बोध जो। फिर क्योंकि 90 वोट की गिनती होती, फिर 88 की नहीं, तो उसमें हारता था। अच्छा, एक बात आप बताएं, आपने जब ये सुना कि आप कांग्रेस की बी टीम में, कैसा लगा आपको? किसको? जब आपके लिए कहा गया। मुझे कभी मिलेगा जो पूछूंगा सैनी साहब से, जब कभी मिलेंगे तब ये पूछूंगा कि भाई तू बता तो सही, तेने किस आधार पे ये बात कही, क्यों कही, कोई रीजन तो होगा उसका है? क्योंकि कांग्रेस को फायदा हो गया। फिर मैं कहूँगा कांग्रेसी भी बी टीम बताओ, तू भी बी टीम बताओ, तुम तो बता दो कौन सी टीम। आपके लिए तो मतलब बी टीम वाला टैग तो इनको लगाना ही लगाना है। खैर, इस बार आपने प्रयास किया। मैंने इनके नाम रखे हुए, एक का नागनाथ, एक का सांपनाथ और एक बिच्छूनाथ। तीनों हर वक्त बिच्छूनाथ नया है, सांपनाथ नागनाथ तो हम सुनते आए राजनीति में। तीनों हर वक्त मुझे मारने में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से इसको मार लो। मेरी जब बात आती है, तीनों इकट्ठे हैं। आपने देखा नहीं, अजय सिंह जी का बयान आया अभी एक राज्यसभा को लेकर के कि भाई मेरे को भी ऑफर मिली थी, इसका मतलब मिला हुआ है बीजेपी के साथ।
कहा तो है उन्होंने। ऑफर अगर कोई किसी को देगा और कोई वो लोग ऑफर करेंगे जो सत्ता में है, तो इसका मतलब रिश्ता पुराना ज्यों का त्यों कायम है। नौटंकी है सिर्फ मंचों पे खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ बोलना है। किसी ना किसी एक कौम को टारगेट करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, कैसे उसको बिखार के रखा जाए कि जाट समुदाय को थोड़ा उनके नाम पर साथ लाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप, ये साजिश है। आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? हाँ। क्या वाकई अजय चौटाला को अप्रोच किया गया होगा, ऑफर दिया गया होगा राज्यसभा का बीजेपी की ओर से? मनोहर लाल खट्टर को पूछो आप। मैं भी कभी खट्टर साहब मेरे को मिले तो मैं जरूर पूछूंगा कि अगर आपको अप्रोच किया तो बताओ आपने अप्रोच किया तो, अगर नहीं किया तो फिर आप खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे, बता क्यों नहीं रहे कि वे अजय सिंह गलत कह रहे हैं? जीरो विधायक वाली पार्टी के अध्यक्ष को आपको लगता है राज्यसभा ऑफर करेगा कोई? भाई वो दावा कर रहे हैं ना, वो दावा कर रहे हैं। कोई ना कोई जब जीरो पार्टी वाले नहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, तभी ऑफर किया होगा। अजय चौटाला ये कह रहे हैं 9 वोटों का तो भरोसा दे दिया था बीजेपी ने। बीजेपी के सरप्लस विधायक भी आ जाते, इनेलो के 2 विधायक मेरा गेम बिगाड़ती, इसलिए मैदान में नहीं आया। वो ठीक कहता है। अजय सिंह चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, जो शिखर पे खड़ी थी, जो सत्ता की तरफ बढ़ रही थी, जिस पे लोगों का बहुत बड़ा विश्वास भरोसा था, उस पार्टी के लिए पार्टी को तो तोड़ा कमजोर किया। उस पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा। कितनी बड़ी गद्दारी करी। मैं उन लोगों को वोट दे दूंगा जो मेरे बाप की पीठ में छुरा घोंपे, जो उनसे गद्दारी करे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देता मैं? 10 साल की कैद कराई, मैं कभी नहीं भूल सकता इस बात को। मैं बहुत खुल के ये बात कहता हूँ कि कांग्रेस मेरे से किस मुंह से वोट मांग सकती है आगे? किसी कीमत पे भी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। लेकिन दीपेंद्र के वक्त भूपेंद्र हुड्डा ने, मेरे को जब मौका लगेगा, परमात्मा मुझे समय देगा, लोग जब मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का समय दे देंगे, मैं कांग्रेस के उन लोगों को हर हालत के अंदर लोगों के सामने ला करके नंगा करके खड़ा कर दूंगा कि इन लोगों से कैसे प्रदेश को लूट करके खाया और किस तरह की साजिशें रच करके चौधरी ओम प्रकाश जैसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के अजय चौटाला को भी, दोनों को ही। हाँ, दोनों को। उस वक्त तो अजय सिंह चौटाला हमारे साथ था, दोनों को भेजा। तो राज्यसभा वाली बात, लेकिन अजय सिंह चौटाला ने तो अंदर जा करके सारे खेल बिगाड़ दिए। तो अभी तो कोई भाई से या भतीजों से कोई बातचीत नहीं होती? कभी फोन पर मिलना, कभी ऐसा हो कि शादी में वो भी आए, किसी में आप लोग भी पहुंच जाएं? भूल जाओ सारी चीजों को। मेरा कोई रिश्ता नहीं भाई। मैं बड़ा खुल के कहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी कोई चीज नहीं छुपाई। मैं जब कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपा, जिसने हमारी पार्टी को कमजोर किया, उन लोगों के साथ अगर मैं रिश्ते रखूंगा तो लोगों का विश्वास मेरे पे कैसे बढ़ेगा? राइट। फिर तो लोग मुझे कहेंगे इनमें कोई फर्क ही नहीं है, ये तो अपनी राजनीतिक दाव लगाते घूम रहे। मुझे नहीं चाहिए इस तरह की राजनीति। हाँ, लोगों को शुरू में लगा भी था। मुझे ऐसी ताकत भी नहीं चाहिए राजनीतिक कि मैं किसी की पीठ में छुरा घोंपूं, किसी के साथ दगा करूं। मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानता हूँ, अपनी लड़ाई लड़ूंगा। तो कभी आमना सामना बाय चांस हो जाता है किसी सामाजिक कार्यक्रम में, उनकी हिम्मत नहीं है, इग्नोर करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है मेरी आंख में आंख डालने, इतनी हिम्मत नहीं है। अजय दुष्यंत दिग्विजय की हिम्मत नहीं आपसे आंख मिलाने की? किसी की भी नहीं है। 3-4 वो है, 3-4 और उनके साथी ऐसे जिनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे से आंख में आंख मिला ले। अगर आमने सामने आ भी जाएंगे तो किनारा कर जाएंगे। तो कोई राजनीतिक पारिवारिक कोई रिश्ता नहीं है चौटाला परिवार से? ना ही कभी होगा। अब आप इन बारे में जिक्र करना छोड़ दो बस। हाँ, तो आप कई बार ही कहते हैं कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये चर्चा आज इसलिए हो गई, ये चर्चा आज राज्यसभा चुनाव वाली बात चली ना, चौटाला का जो बयान है, इसलिए चर्चा नहीं करनी चाहिए आपको इनकी। तो ये चर्चा के लायक नहीं। जिनको लोगों ने दुत्कार दिया है, उनकी क्या चर्चा है? हम क्योंकि 9 जो विधायक हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 2 जिनकी आपने भी बात की, शैली है, रेणु बाला है, जर्नैल सिंह है। जर्नैल सिंह किसकी तरफ है? हुड्डा साहब की तरफ है। हाँ, तो हुड्डा की तरफ लेकिन है ना? हाँ, वो भी डिनाई कर रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया। 2 विधायक और भी हैं। वो प्रूव करे ना हुड्डा ये बात। हुड्डा जो 5 नाम ले रहे हैं कि ये 5 लोग हैं, इलियास सर, ये आपका इजराइल तो कहता है मैंने वोट किया है।
हाँ, वो एडमिट कर रहे हैं वो इस बात कहता को। हाँ, इलियास ने अब तक एडमिट नहीं किया। वो मुलाकातें करते फिर मुलाकात करो एक अलग बात है, लेकिन एडमिट करना अलग बात है। हाँ। मुलाकात करना तो हो सकता है किसी काम से कोई किसी के पास जाए, लेकिन ये एडमिट करना कि हाँ मैंने वोट दिया है, उसमें फर्क है। ये 4 लोगों का हुड्डा ये तो बताए कि तैने ये बात 3 बजे तक क्यों छुपाई, इजराइल वाली भी क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताई? 3 बजे के बाद प्रेस के सामने ये बात क्यों नहीं कही, क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों को ये बताया? हाँ कि क्रॉस वोट हुआ है। विक्रॉस वोट हो गया। हाँ, वोटिंग खत्म होने के बाद तो कह देते बता कम से कम। सकते थे। चलो मेरे वोट का इंतजार कर रहे थे, मैंने जो मना कर दिया उसके बाद तो बताना चाहिए था। आपसे ही तो छुपाने के लिए नहीं कर रहे थे मेरे से क्या छुपाना था? कि क्या गेम चल रहा है अंदर, आपको ये पता हो ही था। सकता है, नहीं ये हो सकता है कि हुड्डा ये बात इसलिए छुपा रहा हो कि अगर ये बात वो 3 बजे बता देता, 3:30 4 बजे तक भी मेरे तक ये बात पहुंच जाती, ये कोई इस तरह का खेल हो गया, तो मैं हर हालत में इस बात पे विचार करता कि भाजपा को हराने के लिए अपने दोनों एमएलए को कह सकता था जाओ बोध के पक्ष में वोट डालो। कर्मवीर बोध को भी वोट कर सकते थे, कर सकता था मैं, आपके दोनों विधायक। बिल्कुल, अगर मुझे ये बात पहले पता लग जाती तो। हो सकता है इसलिए हुड्डा साहब ने छुपाया आपके इसीलिए मुताबिक। छुपाया होगा कि भाई तेरे दोनों काम चल जाए, एक तीर से 2 शिकार कर रहा था, ये वैसे वोट भी कास्ट ना करे और तेरे बड़ा जीत भी ना जाए। तो ये कर्मवीर बोध की जीत को आप हुड्डा साहब की हार मानते हैं? हार ही है, हार में कोई कमी है? 37 एमएलए जिसके पास है और वोट 28 निकलते हैं, वो कहते हैं हम जीत गए। किसको किसको ये बात कह करके तुम गुमराह करना चाहते हो? ये तो आम आदमी भी समझता है। भी 37 वाला 28 लेकर के अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। खुद को कहीं साबित करना चाहते हैं। हुड्डा साहब अब नहीं हो सकता है। हुड्डा साहब विधायक दल के नेता हैं, लेकिन विधायक अगर साथ नहीं है तो नाकामी तो है। अब ये तो बच्चा जानता है भाई, फेलियर है उनका। राज्यसभा को लेकर हमने बात की है विस्तार से, आपने बताया कि क्या वजह रही, आपने सर्वे करवाया, लोगों से फीडबैक लिया, उसके बाद आपने ही डिसाइड किया। साथ ही वर्तमान में सरकार के कामकाज को हम देखें, कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरते हैं। हाल ही में आपने ज्ञापन भी दिया किसानों के लिए मुद्दा। अभी ताजा उदाहरण बताता हूँ आपको। सरकार ने एक फैसला किया कि किसान मंडी में गेहूं लेकर के जाएगा, उसको बायोमेट्रिक अंगूठा लगा करके ये बताना होगा कि गेहूं मेरी है। पोर्टल पे पहले आपने ये बात लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है, फिर आपके अंगूठे से मिलान किया जाएगा। फिर आप जिस ट्रैक्टर पे लेकर के जाओगे उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ ट्रैक्टर 40-40 साल पुराने हैं, लाइसेंस रहने वाला, किसी के पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। कभी किसी ने रजिस्ट्रेशन कराई होगी, उसको ध्यान ही नहीं है कि मैंने कभी रजिस्ट्रेशन कराई है। टैक्स भरना ही नहीं है, भरा ही नहीं जाता है, ट्रैक्टर गड्ढा था। अब नए ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगी, 40 वाले की कैसे मिलेगी? 30 साल पुराने कहाँ से मिलेगी? कौन लेगा? फिर ट्राली के ऊपर भी नंबर लिखा होना चाहिए। भाई ट्राली आपके पास है, मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने आपसे मांग ली, आपकी ट्राली के ऊपर नंबर आपके ट्रैक्टर का लिखा हुआ है, मैं मेरे ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के जाऊँगा तो मुझे दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? फिर मंडी में जाओगे तो आपको गेट पास मिलेगा। अरे भाई आप क्यों थोप रहे हो किसी के ऊपर? मैं अपनी गेहूँ बेचने आया हूँ, आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में देख लिया, उस बात खत्म हुई, मेरी गेहूँ तुलनी चाहिए। ये मेरे ऊपर ये कंडीशनें क्यों लगाई जा रही है? किस बात के लिए लगाई जा रही है? क्या मेरा अधिकार नहीं है मैं अपनी फसल जाकर के अपनी मर्जी से बेचाऊँ? क्या सरकार जैसे फसल बिकवाएगी वैसे बेचेंगे? मैं देखता हूँ 10 तारीख तक या तो मामला सारा ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो 11 तारीख को स्वयं ट्रैक्टर लेकर के जाऊंगा और देखूंगा कौन उस ट्रैक्टर के आगे आता है, कौन रोकता है। आप मुलाकात के लिए पहुंचे, ज्ञापन दिया, तब भी लोगों ने कह दिया कि आप तो समर्थन देने पहुंचे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। अगलों की सोच थी, कितनी छोटी सोच रखते हैं और फिर वो मेरे से उम्मीद करते हैं। ये कैसे पॉसिबल? एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके विधायक भी, इनेलो के विधायक भी साथ थे सतीश नादल को लेकर। हमने उसको एक ही बात कही एक दिन, और मैंने तो कहा ही नहीं उसके बारे में कुछ। मैंने तो अब कल परसों एक पत्रकार ने पूछा तब कहा था, मैं बोला भाई मैं उसको नोटिस भिजवाऊंगा और उस नोटिस से वो माफ़ी मांग लेगा तो पीछा छोड़ दूंगा, नहीं मांगेगा तो फिर कोर्ट में ले जाऊंगा और वहाँ माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पीछा तो नहीं छोड़ने वाला मैं ऐसे व्यक्ति का। लेकिन एक विधायक एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल।
मतलब मान के चलो लाख के करीब लोग उसको वोट करते हैं, तब जाकर के एमएलए बनता है, ऐसे नहीं बनता। हम्म। अगर वो बेवजह की बात करे, झूठ बोले, तो वो लोगों का भरोसा खोता है। अब वो जब अपने हल्के में शादियों में जाता है तो लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं हम्म। कि हम पूछ रहे थे उससे, नाड़ी को नहीं उठे थी हम्म। क्या था, बोला ना, कभी झूठ बोल दे, कभी तो क्या ना हमें कहा था। हम्म। भाई उससे पूछने वाला हो, भाई तेरे साथ कौन सा विधायक गया था हमारा, किसने जा करके नॉमिनेशन फाइल कराया, ये रिकॉर्ड की चीज़ें होती है विधानसभा में। कोई किसी के यहाँ जा करके प्रपोज करता है तो उसके साइन होते हैं। बिल्कुल होता है। हाँ। कोई कमिटमेंट तो नहीं दे दी थी किसने? आपके किसी विधायक ने पहले? क्यों? ये बेबुनियादी बातें हैं फिर सब सारी। झूठ बोलते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है, तुम विधायक के पद पे लोगों ने बैठा दिया तुम्हें, और तुम वही बचपना, वही झूठ बोलने की बाड़ी आते हैं, छोड़ोगे नहीं अब। एक मजेदार बात और जो मीडिया में है, कांग्रेस के कुछ विधायक ये कह रहे हैं इनेलो विधायकों की पैसे की लेन देन पर बात बिगड़ी लास्ट मिनट पर। कोई एक विधायक की ये बात मुझे सुनवा दो, मैं उसकी तसल्ली करा दूंगा, एन तसल्ली करा दूंगा। नोटिस जो मिल जाएंगे। जो ये कह देगा कि पैसों के लेन देन पे इनका मामला बिगड़ा है, वो रिकॉर्डिंग दे दो आप मुझे, मैं ऐसी तसल्ली बैठाऊंगा उसकी, 3 पीढ़ियां भी कभी हमारा जिक्र नहीं करेगी। मैं उनकी औकात बता दूंगा कि इनकी अपनी क्या औकात रही है, वो भी तो बताऊंगा, और साथ में ऐसा नोटिस दूंगा कि 3 पीढ़ी याद रखेगी। एक तो अभय चौटाला के नोटिस का डर है हरियाणा में। नोटिस नहीं है, मैंने नोटिस दे रखे हैं 3-4 को, एक की भी जबान से एक शब्द भी निकला उस दिन के बाद तो बता दो। जो रोज बकवास करते थे, जो रोज बोलते थे, जो रोज कुछ ना कुछ लक्षण लगाते थे, बिल्कुल शांत है। मैं बहुत दिन तक आराम से इन चीज़ों को बर्दाश्त करता रहा भी चलो, कोई किसी चीज़ का कोई समय, किसी का अंत होता है, पर कईयों ने तो इस चीज़ को धंधा बना लिया अपना। अभी तो मैं उन धंधा करने वालों को ठीक करूंगा कि नहीं करूंगा? आगे आपकी नोटिस उसका तरीका ही ठीक करने का 2 है। या तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए छूट दे दूं भी इनके साथ इन्हीं की भाषा में बात करनी शुरू करो। मैं वो गंदगी नहीं करना चाहता किसी भी कीमत पे। मुझे ये बात किसी ने सिखाई नहीं आज तक। आप ना मैं अपने किसी कार्यकर्ता को, अगर मेरा कोई कार्यकर्ता, मेरा पार्टी का पदाधिकारी कोई इस तरह की भाषा बोलता है, मैं उसको कहता हूँ नहीं, सभ्य भाषा से काम लो, लोगों का विश्वास तो छोड़ दो इन लोगों को। मगर आप नोटिस भेजते भी हैं, भेजने के नाम पर ही डरा देते हैं? ना भेजता हूँ बकायदा तौर पे, बकायदा भेजता हूँ नोटिस, एंड तसल्ली वाला नोटिस भेजता हूँ। और वो जब नोटिस पढ़ते हैं और अपने वकीलों को पढ़ाते हैं तो वकील उनको समझा देते हैं कि भैया चुप ही में भलाई है, अगर कुछ आगे बोलोगे तो फिर कोर्टों के चक्कर तो काटे ही काटोगे, हर हालत में खड़े होकर के या तो माफ़ी मांगोगे, माफ़ी नहीं मांगोगे तो पक्की सजा होगी, जुर्माना होगा। तो ये आपने लोगों के बयानों से परेशान होकर ही फैसला लिया कि मैं तो नोटिस दूंगा, जो भी मेरे खिलाफ बयानबाजी करेगा गलत? नहीं, लोगों के बयानों से थोड़ा ही। लोग बेचारे मेरे खिलाफ क्यों बोलेंगे? लोग मतलब राजनीतिक लोग, आपके विरोधी लोग। वो राजनीतिक भी नहीं है, वो तो पिट्ठू है। राजनीतिक लोग, ये ठीक है कि एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें करते हैं, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाली नहीं सुन सकता मैं। राइट है, आपको कोई गाली दे कितना अच्छा लगेगा? कितने दिन सुनोगे? पहले दिन ही नहीं सुनोगे बस। तो फिर मेरी रकम भाई चौधरी देवीलाल का खून है, बिल्कुल। मैं गाली सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ। आपने जो पिट्ठू कहा तो मुझे उससे एक सवाल याद आया। जयप्रकाश जेपी को आप बताते हैं हुड्डा साहब का पालतू। पालतू नहीं कहा मैंने। कुछ ये बात भी गलत करते हैं। कुछ कहा नहीं, मैंने ये कहा था कि जयप्रकाश जो है वो सारा दिन कांग्रेस की बात नहीं करता, हुड्डा की बात करता है। हुड्डा ये जिस पार्टी में रहा है, जिस थाली में इसने खाया उसमें छेद किया है। ये हमारे साथ रहा, हमारे साथ दगा करके भागा है। इसको मेंबर पार्लियामेंट पहली दफ़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दे करके बनाया। फिर ये चौधरी बंसीलाल के साथ गया, उनके साथ धोखा किया। फिर ये कांग्रेस में गया, कांग्रेस के साथ धोखा किया, भजनलाल के साथ। और अब ये इनके साथ है, आप देखना इनकी भी तसल्ली यही कराएगा। ये जो कह रहे हैं ना मैं 3 तारीख को वहां जाऊंगा सरसा,
3 तारीख को सरसा में भी इसकी तसल्ली करा देंगे लोग, तुम्हारे जैसे पत्रकारी करा देंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे इससे, ये जवाब देने की बजाय वहां से खड़ा होकर के भाग लेगा। ये जो रामचंद्र जांगड़ा है जैसे, हाँ। ये भी शुरुआत तो ताऊ देवीलाल के साथ ही की कि आप लोगों के खिलाफ इतना जहर उगलने वाली बातें हम कह सकते ये हैं, हमारे बयान खिलाफ देते नहीं हैं। उगलते, फिर वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग खुद, ये हमारे खिलाफ ये नहीं उगलते, इनको सिखाया पढ़ाया जाता है बेचारों को। बीजेपी में एक क्लासरूम है जहाँ बुला करके बैठा करके बोर्ड पे लिख के बताया जाता है कि कल आपने ये बोलना है, और वही बोलता है अगले दिन जाकर के। ये बातें पहले राजकुमार सैनी से करवाई गई, यही बातें आज इन 3-4 लोगों से करवाई जाती है। ये जात पात मजहब का जो जहर है, ये बीजेपी अपने लोगों से मैंने उनसे पूछा कि आप जाट समुदाय के खिलाफ क्यों बोलते हैं, तो उनका कहना था कि वो अभय चौटाला परिवार के खिलाफ बोलते हैं। क्यों? उसके बाप चौटाला परिवार से सारे समुदाय पर डाल देता है। वो अगर ये कहता है भाई चौटाला के खिलाफ बोल रहे हैं मैं, भाई चौटाला ने तेरी जमीन दबा रखी है, चौटाला ने तेरी भैंस खोल रखी है, चौटाला ने तेरा क्या नुकसान कर रखा है भाई? तेरे को राजनीतिक तौर पे किसी ने छोटी मोटी कोई जगह दी थी तो चौधरी देवीलाल ने टिकट दे करके रामचंद्र जांगड़ा का नाम बनाया था। कौन जानता था इनको? साधारण परिवार का आदमी था, क्या पहचान थी इसकी? आपने एक बात जो कही कि जात पात वाली अब कह रहे हैं, पहले अजय चौटाला की बात चल रही थी, आप उससे पूछते श्री अभय सिंह चौटाला ने तेरी कौन सी भैंस खोल रखी है तो बता दे। मैंने विस्तार से उनका इंटरव्यू किया, मैं लिंक भी आपसे शेयर करूंगी उसका, मैंने सारे सवाल उनसे पूछे थे। ये सब दूसरा अभी ये है ना, मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं अब इनको राजनीतिक तौर पे बीजेपी को, कांग्रेस को, मैंने कहा था 3 पार्टियां हैं, नागनाथ, सांपनाथ, बिच्छूनाथ, इन तीनों का भी ये डर है कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। ये आपने अच्छा याद दिलाया। और जो तुम लूट करी है तुम लोगों ने, वो सारी चीजें तुम्हारी हमारा राज बनने के बाद लोगों के सामने आ जाएगी। आपने अभी रैली में कहा एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक बिच्छूनाथ। तो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी में से कौन सांपनाथ है, कौन नागनाथ है, कौन बिच्छूनाथ है? उनसे पूछ लो, भाई अपने आप बता देंगे। ये बिच्छूनाथ वाली तो नई टर्म आई है राजनीति में अभी। अब कौन बिच्छूनाथ है ये तो तुम ही कोई कयास लगाते हो। आप ये कह रहे हैं कि जनता खुद ही डिसाइड कर ले? जनता को पता है कौन बिच्छूनाथ है। नहीं, डिसाइडेड है, जनता को पता है, जनता जानती है कौन है। आप विधानसभा इस बार नहीं गए, विधानसभा को मिस करते हैं? कौन है ना, मैं नहीं करता मिस। विधानसभा में बैठे लोग मुझे मिस करते हैं, बाहर बैठे पत्रकार मिस करते हैं, जनता मुझे इस बात के लिए मिस करती है कि अभय सिंह के बिना विधानसभा अधूरी है। मैं नहीं मिस करता, मैं तो लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आपने देखा है जब कभी भी आप मेरे घर पे आई हो, आपको 150 लोग मिले कि नहीं मिले? मिले, बिल्कुल। तो फिर मैं आप तो लोगों के बीच रहते हैं, आप विधानसभा को नहीं मिस कर रहे हैं। ना। अर्जुन जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं विधानसभा में, संतुष्ट है अपने विधायकों से, अपने बेटे से? वो उसकी एक जिम्मेवारी है, वो अपनी तैयारी करके जाता है। अर्जुन नहीं, दोनों जाते हैं। आदित्य देवलाल जी, हाँ, दोनों पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और जिस इशू पे उनको बोलना है उसको उनको गहराई तक उस चीज़ की जानकारी होती है, तभी वो जाकर के अपनी बात रखते हैं और बड़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं। मतलब जब वो बोलते हैं तो हर हालत के अंदर जो समझदार व्यक्ति बैठा होता है वो उनके मुंह की तरफ देखता है कि क्या कहेंगे। बिल्कुल। अंतिम सवाल, अभी हाल ही में रैली में आपने 2029 को लेकर भी मुद्दे बता दिए हैं, तो 2029 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से? हमने चुनाव के बाद एक दिन घर नहीं बैठे, हम लगातार अपने पहले संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे, नए सिरे से हमने अपना संगठन बनाया। अब हम लगातार अलग अलग हमारे 16 सेल हैं, उन सारे सेलों की बड़ी मीटिंगें करेंगे, सम्मेलन करेंगे और लगातार लोगों के बीच में रह करके सरकार की, कांग्रेस की मिलीभगत की पोल खोलेंगे, सरकार की बेकायदियों के बारे में बताएंगे और लोगों को ये कहेंगे कि भाई अगर आप लोगों पे भरोसा, हमारे ऊपर भरोसा है तो एक मौका दे करके देखो। हम जो आपसे आज कह करके जा रहे हैं, जहाँ उन चीज़ों को पूरा करेंगे, साथ में जिन लोगों को लूटा है उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजें। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद। अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, राज्यसभा चुनाव से लेकर हरियाणा के तमाम राजनीतिक विषयों पर इनसे चर्चा की। राज्यसभा चुनाव को लेकर कई खुलासे भी किए हैं, साथ ही सरकार पर, कांग्रेस पर, अपने विरोधियों पर जमकर जुबानी वार किए गए।